नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। इस वीडियो में हम आपको थंबनेल पे जो जानकारी दिख रही है उसके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह थे, क्या वाकई में वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे क्या? उनके जीवन से रिलेटेड जो भी उनके अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या चीजें हासिल करी, उन सारे चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनको श्रद्धांजलि देना जरूरी है। उन्होंने एक बार ऐसा बोला था कि मुझे जो कुछ भी मिला इस देश से मिला, और एक ऐसे बच्चे को जो आजादी के समय बेघर हुआ था उसे इस देश ने सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचा दिया। मैं इसके लिए कर्जदार हूं और यह कर्ज मैं कभी चुका नहीं सकता। ये बात उन्होंने अपने प्रेस नोट में एड्रेस करते हुए मीडिया के सामने कही थी। साथ में उन्होंने एक बात और बोली थी कि द हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी, और बिल्कुल सही, इतिहास उनके प्रति ज्यादा काइंडर होगा। उन्होंने ये बात तब बोली थी जब मीडिया ने उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे कि आपके जो मंत्री हैं वही भी आपकी बात नहीं सुनते। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। सबसे पहले उनकी बेसिक जानकारी यदि हम देखें तो उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के एक गह नामक स्थान पर हुआ था। तो बंटवारे के बाद वो इंडिया में आए थे, ये आप सभी को पता होगा ही होगा। लेकिन यहां पर आने के बाद जो उनके अचीवमेंट्स थे उसको पूरी दुनिया ने देखा और भारत के डेवलपमेंट में या फिर भारत के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में भी उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। उसके बाद आप सभी को पता, कल उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 26 जनवरी को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। फिर उसके बाद वो एक बहुत फेमस ब्यूरोक्रेट, इंडियन पॉलिटिशियन, एक टेक्नोक्रेट, एक एकेडमिशियन, सारी उनके पास उपलब्धियां थी। उनके लिए हमेशा भारत उनका क्या रहेगा? कर्जदार रहेगा। अगर उनके हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और उसके बाद वो अपनी हायर स्टडीज के लिए इकोनॉमिक्स में वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने अलग अलग डिग्रियां अर्जित की। उनके पास कई सारा नॉलेज था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और उसी का इस्तेमाल उन्होंने भारत के डेवलपमेंट में और हमारे देश को आगे पहुंचाने में किया। अगर हम देखें तो वो इंडिया के क्या थे? 13th प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी, जिनमें जो मेन चीजें वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने थे वो 1998 से 2004 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर काम किया, एक ऐसे समय जब भारत की इकोनॉमी सबसे मुश्किल घड़ियों से गुजर रही थी। हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था और हमारे देश की इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा डाउन थी। उस समय उन्होंने चार्ज लिया था और हमारे देश को फिर एक नया अध्याय हमारे देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का शुरू हुआ था, जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद के पर भी अपनी सेवाएं दी 1982 से 1985 के दौरान। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऊपर नीचे है, मतलब ये बात पहले हो चुकी थी, सबसे लास्ट में वो फिर क्या बने थे? हाईएस्ट पोस्ट यानी कि पीएम तक पहुंचे थे। इसके अलावा वो कई सालों तक राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। अगर हम उनके ब्यूरोक्रेटिक करियर की शुरुआत देखें तो एक व्यक्ति थे ललित नारायण मिश्रा, इन्होंने इनको हायर किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपनी सेवाएं देने के लिए सबसे पहली बार ये वहां पर आए थे एज अ, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एज अ ब्यूरोक्रेट, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज को इन्होंने पता लगा लिया था और ये काफी अच्छा वहां पर यूज हो सकते थे। तो इस वजह से ललित नारायण मिश्रा ने इनको एक मौका दिया कि आप आइए और भारत सरकार के लिए काम करिए, और इन्होंने फिर बहुत अच्छा सा काम किया। 1970s और 80s के दौरान इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी। इसके पहले यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपने सेवाएं देने से पहले वो यूएन के लिए भी काम कर चुके थे। तो पहले ही बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे, कई सारी सेवाएं अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट पर अपनी सेवा दे चुके थे, और फिर बाद में भारत सरकार में भी इनकी एंट्री होती है। इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1990s के आसपास से मानी जाती है, जब पीवी नरसिम्हा राव इनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर पहुंचा देना, यह भी अपने आप में काफी गट्सी डिसीजन था, जो उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव में उन्होंने कुछ उनमें क्वालिटीज देखी होंगी और तभी उनको क्या बना दिया था? फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। उन्होंने राव मनमोहन मॉडल, आपने नाम सुना होगा, इन दोनों ने मिलकर कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिसका परिणाम आज हम हमारी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसके रूप में देखते हैं। तो ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने क्या करा? कई सारे लोगों ने इनका विरोध भी करा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बोला कि मैं अब आपको एक मौका दे रहा हूं, आप अच्छे से अपना काम करते रहिए, बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए, जो भी पॉलिटिकल डिमांड्स हैं या फिर लोगों की जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस कर दूंगा, आप अपना काम करते रहिए अच्छे से। इसके अलावा 1992 में आपने सभी ने जो स्केम 1992 है वो मूवी देखी होगी। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, उस समय स्केम हुआ था। तो उस समय पर भी
जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है उन्होंने ऐसा ऑफर दिया था नरसिम्हा राव जी को कि एक काम करिए, ये मेरी गलती है, मैं इसको अपने ऊपर लेता हूं और ये अपना इस्तीफा आपको पेश करना चाहता हूं। लेकिन वहां पर भी पीवी नरसिम्हा राव से जानते थे कि ये काबिलियत वाले इंसान है और ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करिए, बाकी का मैं अपने ऊपर देख लूंगा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कई इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, वो हम आगे देखेंगे। और इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल करियर के दौरान जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे, तब इन्होंने सबसे पहले कह रहा था कि जो परमिट राज वाला सिस्टम था, जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो गवर्नमेंट से बहुत सारे परमिशंस की आवश्यकता होती थी, अलग अलग परमिट्स लेने पड़ते थे। इससे इंडिया में जो बिजनेस एनवायरमेंट था वो काफी खराब था और इंडिया में किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो काफी मुश्किलें आती थी। तो उसको हटाते हुए इन्होंने परमिट राज को समाप्त कर दिया, एक तरीके से काफी कम कर दिया। एंड रिड्यूस्ड स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी एंड रिड्यूस्ड इंपोर्ट टैक्सेस। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई सारे इंपोर्ट टैक्सेस भी इनने कम कर दिए थे भारत में। उसके अलावा कई सारी और भी पॉलिसीज बनाई जिसमें इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन किया गया। कई सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी की जो रिफॉर्म्स है उनकी दृष्टि से उसको ओपन करना, और साथ में जो इंडिया की इकोनॉमी का सोशलिस्ट नेचर था उसमें बदलाव करते हुए हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ इनके कार्यकाल या फिर इनके टेन्योर के दौरान बढ़े थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद और भी कई सारी चीजें इन्होंने करी थी, जैसे हमने लाइसेंस राज की बात, परमिट राज की बात करी। इसी तरह जो लाइसेंस राज है उसको समाप्त करने में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पर थ्राइव करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया था। उसके अलावा इन्होंने एफडीआई, अगर भारत में कोई बाहर के लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो एफडीआई लाना चाहते थे, तो उनके रास्तों में भी कई सारे रुकावटें थी। तो उसमें भी वो सारी रुकावटें हटाते हुए इन्होंने क्या करा था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया था और पब्लिक सेक्टर में भी जो एफडीआई है उसको अलाउ कर दिया था, जिससे इंडिया में जो अलग के बाहर के देश हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका इन्वेस्ट या फिर निवेश उनका बढ़ गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा था। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था कि 1991 में हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे पास मात्र 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स इतना पैसा ही बचा था। ये काफी सीवर क्राइसिस था। उससे बचाते हुए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, आईएमएफ को राजी करवाया। मतलब इनका अकेले का योगदान नहीं ना, लेकिन पूरी की पूरी इंडियन जो गवर्नमेंट है उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी पूरी टीम है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं का माना जाता है, और साथ में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का। तो इन सभी ने मिलकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और क्या करा, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हमारे ऊपर आया था इसको टालने में इंपॉर्टेंट मदद करी। उसके बाद से इंडिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके रास्ते पर आगे बढ़ते गए। तो एक काफी मुश्किल दौर था, उससे निकालने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। आपने इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी अच्छे से 11th क्लास की बुक में, ये सारी चीजें अच्छे से बताई गई है। उसके अलावा अगर इनके टेन्योर की बात करें तो आप सभी को पता है 2 बार इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरे कार्यकाल यानी कि 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। उसमें पहला टेन्योर इनका कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए याद किया जाता है। उनमें सबसे पहले इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्कीम जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट करने का इनको योगदान श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा आप जो आधार कार्ड वाला सिस्टम देखते हैं जिसके दम पर जेम ट्रिनिटी हो आपका, उसके अलावा यूपीआई हो, कई सारे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स हैं इनके टाइम पे लिए गए थे। तो आप देखो जो यूआईडीआई है, आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको स्थापित करना और पूरे देश में आधार कार्ड जैसी स्कीम लाना, जिसने काफी जो करप्शन और जो ब्लैक मनी उसको रिड्यूस करने में हमारे देश में, और साथ साथ जो गवर्नेंस का मॉडल है और ज्यादा सिंप्लीफाई करने में भी काफी मदद की थी। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और इसके अलावा जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे जो पहले टेन्योर के दौरान इन्होंने हासिल किए थे। उसके बाद यदि हम देखें 2007 में क्या हुआ था, कई सारे 2008 के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो उसको अवॉइड करने में और साथ में किसानों की कर्ज माफी में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जा सकता है। इसके अलावा 2007 में क्या हुआ था, इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ रेट 9% के आसपास अचीव करी थी, जो आज भी हमारा एक सपना है, सपने से कम नहीं है। तो इनके टेन्योर में वो जो बड़े नंबर से जीडीपी ग्रोथ के मामले में, उससे इनको याद किया जाता है। एक समय तो ऐसा आया था कि जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, इन्होंने चाइना के जो डेन जियाओपिंग है उनसे इनको कंपेयर करा था कि इंडिया के वो हैं जो चाइना के लिए डेन जियाओपिंग ने काम किया है, वह पीएम मनमोहन सिंह ने इंडिया के लिए किया है, तो उनसे इनका कंपैरिजन किया था। और इंडिया
बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इनके टाइम पर शुरुआत हुई थी और आज भी वो चल रहा है। इसके अलावा 2008 में हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था यूएसए के साथ। यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कई मामलों पर भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इन्होंने ये डील साइन करी और भारत और अमेरिका के संबंधों में जो कई वर्षों से दरार फैलती जा रही थी उसको इन्होंने खत्म करते हुए एक अच्छे रिलेशंस की शुरुआत यहां से करी। इसके अलावा 2009 में इन्होंने ब्रिक्स, जो कि आज एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक ग्रुप है, उसको फाउंड करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा और भी कई सारे काम किए गए थे, जैसे सेकंड 2009 में फिर वापस से चुनाव होता है और ये सेकंड टर्म वापस से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। फिर बाद में पूरा अपना कार्यकाल करते हैं, लेकिन इनका जो दूसरा टेन्योर है या दूसरा टर्म है वो कई सारे स्कीम्स के लिए भी याद रखा जाता है। जैसे इनके ऊपर कई सारे, इनकी सरकार के ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने 3 मेजर स्कीम इनके टाइम पे सामने निकल कर आए थे, जिसमें एक स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने सुना होगा। इसके अलावा एक कोयला घोटाला हुआ था और एक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। तो ये 3 घोटालों के लिए भी, तो आप जानते हैं ना कि हर सिक्के की 2 साइड्स होती है, तो इनके कार्यकाल में भी कई सारी अच्छी चीजें भी हुई और कुछ बुरी चीजें भी हुई। इसके अलावा इनकी एक खास बात थी, अभी जो अपोजिशन पार्टीज है वो आरोप लगाती है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती है। अगर ये विदेश यात्रा पे जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो भारत की जनता को ठीक से बताते भी नहीं है कि क्या क्या हमें मिला, क्या क्या हमें फायदा या नुकसान हुआ। लेकिन जो मनमोहन सिंह जी थे, ये हमेशा अपने साथ में मीडिया के लोगों को रखते थे और जैसे ही किसी विदेश यात्रा से भी आते थे तो कई सारे जो प्रेस के साथी होते थे उनको बुलाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते थे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जवाब देते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रेस को एकदम फ्री करने में भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। इनको कई सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी मिले थे, जिसमें सबसे बड़ा पद्म भूषण माना जाता है। होपफुली इनको भारत रत्न भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद है, देखते हैं वो कब मिलता है। इसके अलावा कई सारे देशों के द्वारा इनको और भी कई सारे अवार्ड दिए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे अलग अलग देशों ने इनको वहां के ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़े सम्मान होते थे, उससे भी सम्मानित किया था। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। ये हमारी तरफ से भी एक श्रद्धांजलि है उनके लिए, क्योंकि उनके बारे में जो अच्छी बातें हैं सबको पता लगना चाहिए। और भी उनके सारे कई अचीवमेंट्स हैं, अगर सारों पर हम बात करेंगे तो 2 घंटे का भी लेक्चर कम पड़ेगा। लेकिन जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम उनके बारे में एक अच्छा सा बायोग्राफी वाला वीडियो बना देंगे और भी। लेकिन अभी हमने ऐसा सोचा कि एक वीडियो हमारी तरफ से आना चाहिए जिसमें बेसिक जानकारी उनके बारे में हम बता दें। आपके लिए क्वेश्चन है, कल हमने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करी थी, तो आपको बताना केन और बेतवा किस एक नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर महानदी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूं जो थंबनेल में आपके लिए क्वेश्चन था उसको मैं एड्रेस कर पाया होगा। बिल्कुल भी ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इन्होंने अपने स्किल्स और अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है उनके दम का, उनके अच्छे से इस्तेमाल करते हुए भारत को एक अच्छे देशों की श्रेणी में या फिर डेवलपिंग, जो हमारे डेवलपमेंट की और ग्रोथ की जो स्टोरी है उसको रीराइट करने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान था। तो बिल्कुल भी हम इनको कह सकते हैं कि गलती से इनको एक हैस्टी डिसीजन के थ्रू गलती से बना दिया गया था, लेकिन उस पद को इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। तो ये थी आज की डिस्कशन। ये अलग अलग वीडियोस हैं, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, आपको काफी नॉलेजेबल यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी तरफ से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।